एक और अहम खबर, ज़ापोरिजिया में यूक्रेन ने रूसी सैन्य काफिले पर जोरदार हमला किया है। इस हमले में रूस के 2 सैन्य गाड़ियां तबाह हो गई। रूस की दोनों गाड़ियां छिपी हुई थी, लेकिन यूक्रेन के सैन्य बलों ने उन्हें ढूंढ निकाला और दूर से किए गए हमले में दोनों गाड़ियां ध्वस्त हो गई। वहीं यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूरोप के एक बड़े देश के साथ रूस ने एक ऐसी डील की जो यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़ाने वाली है। जंग शुरू होने से पहले ही कहा जा रहा था कि पुतिन तेल और गैस को यूरोप के खिलाफ एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब कुछ ऐसा ही होता हुआ साफ दिखने भी लगा है। रूस ने नेचुरल गैस की सप्लाई से जुड़ी एक ऐसी डील की जो यूरोपियन यूनियन को परेशान करने वाली है। रूस की तरफ से इस डील का ऐलान ही पूरे यूरोप को झकझोर देने वाला है। डील हुई है सर्बिया से। सर्बिया के साथ रूस ने नेचुरल गैस की सप्लाई से जुड़ी डील का ऐलान कर दिया। सर्बिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य तो नहीं है, लेकिन यूरोप का एक बड़ा मुल्क जरूर है। जिस डील पर रूस और सर्बिया में सहमति बनी है, वो डील पूरे 3 साल के लिए हुई है। ये डील इसलिए अहम है क्योंकि पूरा यूरोप फिलहाल रूस को यूक्रेन पर हमले की सजा देने पर तुला है। रूस के तेल और गैस से यूरोप के सभी देश फासला बना रहे हैं। डील के बाद सर्बिया के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन की जंग का अंत तो चाहते हैं, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों को भी जायज नहीं मानते। हालांकि यूरोपियन यूनियन के लिए यह बहुत बड़ा झटका होने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि सर्बिया पिछले 13 साल से यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था। 2009 में उसने औपचारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और सर्बिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं बन पाया। माना जा रहा है कि यूरोप के बड़े देशों से सर्बिया के रिश्तों में खटास की ये सबसे बड़ी वजह है, जिसका रूस ने फायदा उठाया और यूक्रेन जंग के नाजुक वक्त में सर्बिया को अपनी तरफ खींचने में रूस को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। हालांकि रूस और सर्बिया के बीच पहले से कारोबारी रिश्ते मजबूत रहे। तेल और गैस के अलावा भी बड़े पैमाने पर कारोबार होता रहा। यहां तक कि नेचुरल गैस के मामले में तो सर्बिया पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। लेकिन माना जा रहा था कि यूक्रेन जंग के बाद यूरोप के सभी मुल्क रूस का विकल्प ढूंढने में लगेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि सर्बिया भी ऐसा ही करेगा और जल्द ही गैस के दूसरे सप्लायर ढूंढेगा। लेकिन सर्बिया ने रूस के साथ एक झटके में 3 साल के लिए गैस की डील करते हुए ये साफ कर दिया कि वो रूस के साथ खड़ा है। सर्बिया की तरफ से आए बयान में यह भी साफ हो गया कि वो अपने देश में ऊर्जा का संकट नहीं चाहता। साफ है कि गैस के लिए रूस पर निर्भरता से सर्बिया को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सर्बिया की इस डील से यह भी साफ हो गया कि यूरोपियन यूनियन रूस का रास्ता नहीं रोक पाएगी। कितने भी बैन लग जाएं, कम से कम 3 साल तक तो रूस की गैस यूरोप में पहुंचती ही रहेगी। हालांकि सर्बिया के रूस का साथ देने के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है। सबसे अहम है कोसोवो। माना जा रहा है कि कोसोवो सर्बिया की दुखती रग है, जिसकी वजह से सर्बिया फिलहाल रूस से टकराना नहीं चाहता। कोसोवो कभी सर्बिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब कोसोवो अपने आप को अलग मुल्क मानता है, जबकि सर्बिया कोसोवो को अपने ही देश का एक प्रांत मानता है। दावा तो यह है कि कोसोवो ही सर्बिया के लिए यूरोपियन यूनियन की सदस्यता न मिलने की वजह बना था। कोसोवो में 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है। ये सर्बिया का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है। कोसोवो खुद को आजाद मुल्क मानता है और यहां तक कि नेटो की सदस्यता भी पाना चाहता है। हालांकि कई नेटो सदस्य कोसोवो को आजाद मुल्क नहीं मानते, इसलिए उसका ये सपना साकार नहीं हो पा रहा। ये बहुत कुछ वैसे ही है जैसे यूक्रेन के लिए डोनेस्क और लुहांस्क। रूस से मिले समर्थन ने इन दोनों को यूक्रेन के लिए मुसीबत बना दिया था। अब सर्बिया को डर यह भी है कि कहीं कोसोवो को अगर रूस का साथ मिल गया तो उसकी टेंशन और भी बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि कोसोवो से जुड़ा डर सर्बिया की बड़ी मजबूरी हो सकता है। मध्य प्रदेश में गो तस्करी के आरोपियों के मकान तोड़े गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने कुछ गो तस्करी के आरोपियों के मकानों को अवैध बताते हुए उन पर बुलडोजर चला दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र विधान भवन में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। महाराष्ट्र के ठाणे से सिक्किम घूमने गए 6 लोगों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस बीच बाल्टिक देशों में एक लिथुआनिया ने रूस के तेल के चंगुल से निकलने की तैयारी कर ली, क्योंकि अमेरिका ने उसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी देनी शुरू कर दी है। एलएनजी नेचुरल गैस होती है जिसका इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल की तरह किया जा सकता है। और कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यूरोप के कई देश एलएनजी को तेल का विकल्प बनाने वाले हैं। बाल्टिक देशों में एक लिथुआनिया ने तो इसकी शुरुआत ही कर डाली और अमेरिका से एक जहाज वहां एलएनजी लेकर पहुंचा। स्काई न्यूज ने दावा किया कि रूस के तेल के चक्रव्यूह को तोड़ने की शुरुआत लिथुआनिया ने की और वहां जहाज से एलएनजी की सप्लाई हुई। लिथुआनिया के एलएनजी टर्मिनल के इंचार्ज ने तो ये तक कह डाला कि उन्हें इस बात का गर्व है कि ऐसा करने वाला लिथुआनिया पहला देश है, जबकि यूरोप के बाकी देश एलएनजी के बारे में अब तक सोच ही रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को लगता है कि एलएनजी की वजह से रूस का तेल का खेल खत्म हो सकता है।
क्योंकि इसका उत्पादन अमेरिका और खाड़ी देशों में हो रहा है और ये देश उन्हें वो देने के लिए तैयार है। यूरोप के देश एलएनजी को समंदर के रास्ते मंगाने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन लिथुआनिया ने इसकी शुरुआत करके सबको पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, वो हंगरी जैसे देशों पर भड़क भी रहा है, क्योंकि 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन में कई ऐसे देश हैं जो तेल के मामले में रूस पर इतना निर्भर हैं कि वो उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि रूस से हर तरह का लेन देन बंद हो। लेकिन अब भी कई देश तेल के लिए ब्लैकमेल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लिथुआनिया रूस के तेल के चंगुल से निकलने लगा है। यूक्रेन जंग के बाद से ही वो रूस को आतंकी देश बोल रहा है और उस पर यूक्रेन में नरसंहार करने का आरोप लगा रहा है। इसने रूस से तेल और गैस खरीदना भी बंद कर दिया है। स्काई न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाल्टिक सागर के पास का ये देश रूस के तेल के ब्लैकमेल से तंग आ चुका था। यही नहीं, दावा किया गया कि वो उसके चंगुल से निकलने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा था, जो यूक्रेन जंग के बाद तेज हो गई और आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो एलएनजी का इस्तेमाल करेगा, जो उसकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगी। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी नेचुरल गैस होती है जिसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड में बदल दिया जाता है, जिसके बाद इसे पेट्रोल और डीजल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यूरोप के देश एलएनजी समंदर के रास्ते मंगाने वाले हैं। ये गैस जहाजों से टैंकों में भरकर भेजी जाएगी और जब वो बंदरगाह पर पहुंच जाएगी तो उसे लिक्विड में बदलकर पाइपलाइन के जरिए यूरोप के देशों तक पहुंचाया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे यूरोप का तेल संकट 90% तक कम हो सकता है। जलने के बाद एलएनजी से बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, इसलिए कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, कतर, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया यूरोप को एलएनजी देने के लिए तैयार है। केजरीवाल के आवास पर हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें पुलिस ने बताया कि उसने इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जो अब जमानत पर हैं। झारखंड में जेएमएम ने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी महुआ माझी को राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। मध्य प्रदेश के सीधी में 3 महिलाओं पर एक गहने की दुकान में चोरी करने का आरोप लगा। इस बीच इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की हरकतों से तंग आकर जापान ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। यूक्रेन में युद्ध के बाद जापान अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है, क्योंकि ताइवान के बहाने चीन ने जापान की सीमा में भी घुसपैठ की कोशिश की, जिसकी सबसे ताजा मिसाल है क्वाड सम्मेलन के दौरान हुआ रूस और चीन का साझा हवाई अभ्यास, जिसमें चीन का लड़ाकू विमान जापान की सीमा के नजदीक पहुंच गया था। कुछ दिन पहले भी जापान ने चीन पर उसकी समुद्री सीमा में घुसने का आरोप लगाया था, लेकिन चीन बाज नहीं आया। वो जापान को परेशान करता रहा, जिसके बाद जापान ने ठान लिया कि वो शी जिनपिंग को उन्हीं की भाषा में जवाब देगा। जापान के पीएम फुमियो किशिदा पहले ही कह चुके हैं कि अगर जापान अपनी जीडीपी का 2% सेना पर खर्च करे तो जापान की सेना दुनिया की 3री सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएगी। मतलब अब तक अपनी सेना पर केवल नाम के लिए पैसे खर्च करने वाला जापान अलर्ट हो चुका है।